विश्वास खो दिया था। उदाहरण स्वरूप कृष्णदेव राय ने युद्ध और प्रशासन दोनों ही क्षेत्रों में काफ़ी प्रतिष्ठा प्राप्त की, जबकि सदाशिव ने केवल नाम मात्र के लिए शासन किया। राजा को सिंहासन पर बैठाने से पूर्व उसका राज्याभिषेक किया जाता था। जिस समय राजा का राज्याभिषेक किया जाता था उस समय एक बहुत बड़े दरबार का आयोजन किया जाता था, जिसमें अनेक प्रमुख सरदार, अधिकारी और जनता के प्रमुख व्यक्ति उपस्थित रहते थे। सामान्यतः राजाओं का राज्याभिषेक राजमहल में किया जाता था, परंतु कुछ उदाहरण ऐसे भी मिलते हैं जब राज्याभिषेक राजमहल के स्थान पर किसी दूसरी जगह किया गया हो। अच्युत देव राय का राज्याभिषेक समारोह तिरुपति के मंदिर में आयोजित किया गया था। इस अवसर पर मंदिरों और ब्राह्मणों को काफ़ी दान दिया। साधारणतः विजयनगर के राजा अपने सबसे बड़े पुत्र को अपने उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त कर देते थे और उसे युवराज का पद प्रदान करते थे। युवराज नियुक्त करने से उत्तराधिकार के प्रश्न पर झगड़ों की संभावना लगभग समाप्त हो जाती थी, और इसका दूसरा लाभ यह था कि भविष्य का राजा प्रशासन का प्रशिक्षण प्राप्त कर लेता था और प्रशासन में दक्षता प्राप्त कर लेता था, जिससे वह भविष्य में योग्य शासक सिद्ध हो। युवराज किसी प्रांत का शासन संभालता था और उसका पद राजा के बाद सर्वोच्च माना जाता था। युवराज की घोषणा प्रमुख सरदारों की उपस्थिति में की जाती थी। राज सिंहासन का लालच विजयनगर शासकों के लिए कोई नई बात नहीं थी। जब राजा उम्र में काफ़ी छोटा और शासन संभालने लायक नहीं होता था, तब उसका कोई संरक्षक नियुक्त कर दिया जाता था जो प्रशासन का उत्तरदायित्व निभाता था। विजयनगर के इतिहास में अनेक ऐसे उदाहरण हैं जिनमें संरक्षकों ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है और महलों में अनेक विद्रोह हुए। इनका प्रभाव पूरे साम्राज्य पर पड़ा। राजा का प्रथम कर्तव्य प्रजा की रक्षा करना और उसके दुखों एवं कठिनाइयों को दूर करना था। इसके लिए राजा एक सुदृढ़ सेना और पुलिस विभाग रखता था। विजयनगर साम्राज्य में कुछ उदाहरण ऐसे भी मिलते हैं जब राजा ने किसी प्रांत की जनता को वहां के सूबेदार नायक के अत्याचारों से मुक्त कराने के लिए उस पर आक्रमण किया और उन्हें मुक्त कराया। राजा स्वयं को सेनापति एवं प्रशासक होने के साथ साथ धर्म को भी प्रमुख मानता था। राजा साम्राज्य में सामाजिक बंधुत्व और समाज की समृद्धि एवं सुख शांति के लिए चिंतित रहता था और उसके लिए सतत प्रयासरत रहता था। राजा किसानों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए जंगल कटवाकर उन्हें खेत में बदलता रहता था। विजयनगर के शासक विदेशों से व्यापार को बढ़ावा देते थे। विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने विदेशी व्यापारियों को राज्य में स्थापित किया और उनके रहने की शानदार व्यवस्था की। राजा का न्याय सर्वोच्च था। जब कभी निचले न्यायालय लोअर कोर्ट्स उचित न्याय देने में असफल हो जाते थे, उस समय प्रार्थी राजा के पास अपील कर सकता था और राजा उसे सुनता था और अपना निर्णय देता था। यद्यपि राजा को भगवान के समान माना जाता था और उसे हर प्रकार के पूर्ण अधिकार प्राप्त थे, फिर भी राजा निरंकुश नहीं था। कुछ स्थापित संस्थाओं और नियमों ने उसके अधिकारों को सीमित कर दिया था। राजा के अधिकारों को सीमित करने वाली एक प्रमुख संस्था शाही परिषद थी। राजा का इस शाही परिषद के बिना कार्य चलना असंभव था। शाही परिषदें साधारणतः शाही परिषद और मंत्री परिषद को एक ही समझा जाता था, लेकिन टीवी महालिंगम ने विजयनगर की शाही परिषद और मंत्री परिषद में अंतर स्पष्ट किया है। शाही परिषद एक बड़ी संख्या थी। इसमें प्रांतों के नायक, सामंत, राजनीतिक प्रमुख, विद्वान, कवि, कलाकार, व्यापारी आदि सम्मिलित थे। यहाँ तक कि इनमें विदेशी दूतों को भी आमंत्रित किया जाता था। कृष्णदेव राय एवं उसके समकालीन कवि पेडन्ना दोनों ने इस प्रकार की सभा का उल्लेख किया है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि प्रशासन के क्षेत्र में यह अधिक प्रभावकारी नहीं थी। इसकी तुलना अधिकांश इतिहासकार ब्रिटेन की प्रिवी काउंसिल से करते हैं, जिसका कार्य प्रशासनिक न होकर सेरेमोनियल था। दूसरी परिषद मंत्री परिषद थी, जो अपेक्षाकृत छोटी थी और जिसकी तुलना कौटिल्य द्वारा सुझाई गई मंत्री परिषद से की जा सकती है। यह नीति निर्माण और प्रशासन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। विजयनगर की मंत्री परिषद में कितने सदस्य होते थे, यह अभी अज्ञात है,
फिर भी अनुमान है कि यह शिवाजी की अष्टप्रधान के समान थी, जिसकी सदस्य संख्या 8 थी। मंत्रिपरिषद की बैठक वेंकट विलास मंडल में आयोजित होती थी। जिस प्रकार पेशवा अष्टप्रधानों की बैठक की अध्यक्षता करता था, उसी प्रकार प्रधानी विजयनगर राज्य में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। मंत्रियों की नियुक्ति उनकी योग्यता के आधार पर की जाती थी। केवल उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री पद पर नियुक्त किया जाता था जो अत्यधिक योग्य थे। इसी कारण विजयनगर में योग्य मंत्रियों की कभी कमी नहीं रही। एक मंत्री से अपेक्षा की जाती थी कि वह विद्वान हो, धर्म का अनुसरण करने वाला हो, राजनीति का ज्ञाता हो, उसकी आयु 50 और 70 वर्ष के मध्य हो, शरीर तंदुरुस्त हो और उसका परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी राज परिवार की सेवा करता रहा हो। अनेक उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि मंत्री के चुनाव में उसके वंश को अधिक महत्व दिया जाता था। ऐसा विश्वास किया जाता था कि एक मंत्री का बेटा एक अच्छा मंत्री सिद्ध होता है। विजयनगर राज्य के लिए यह विचार काफ़ी लाभकारी सिद्ध हुआ। विजयनगर साम्राज्य में कुछ मंत्री ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने लगातार 2 शासकों के मंत्री के रूप में कार्य किया है। दंडनाथ और सायन ने बुक्का प्रथम और हरियर द्वितीय के मंत्री के रूप में कार्य किया। यद्यपि प्रशासन में उच्च पदों पर ब्राह्मणों का बोलबाला था, फिर भी ऐसा नहीं था कि अन्य वर्णों से मंत्री न नियुक्त किए जाते हो। क्षत्रिय और वैश्यों से भी मंत्री नियुक्त किए जाते थे। मंत्री अक्सर दंडनायक की उपाधि धारण करते थे, जिसका अर्थ था प्रशासन का प्रमुख। मंत्री सैनिक भी रखते थे और युद्ध के समय राजा को सैन्य सहायता उपलब्ध कराते थे। कभी कभी कमजोर शासक के कारण मंत्रिपरिषद प्रशासन का पूर्ण जिम्मा अपने ऊपर ले लेता था। सचिवालय अब्दुल रजाक और नूनीज दोनों ने ही सचिवालय की उपस्थिति को स्वीकार किया है। उनका कहना था कि सुचारू रूप से शासन चलाने के लिए एक बड़े स्टाफ की आवश्यकता होती है, जिसकी कमी सचिवालय पूरी करता है। अमुक्त माल्यदा में यह विचार व्यक्त किया गया है कि कर्मचारियों की संख्या बढ़ने घटने से प्रशासन की क्षमता बढ़ती घटती है। विजयनगर साम्राज्य में रायसम एक ऐसा अधिकारी होता था जो राजा के मौखिक आदेशों को लिपिबद्ध करके रखता था। रायसम का पद एक सम्माननीय पद था। रायसम को इतना अधिकार प्राप्त था कि वह अक्सर अपने कार्यालय का नामकरण अपने नाम पर कर लेता था। कोषाध्यक्ष को कर्णिकम कहा जाता था। ऐसा विश्वास किया जाता है कि विजयनगर में कोई भी ऐसा विभाग नहीं था जिसका कि कोई कर्णिकम न हो। इनके अतिरिक्त अन्य अधिकारी भी होते थे जो राजा और उनके दरबार से संबंधित। बाकी अगले पार्ट में।